नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और हम बीपीएससी के लिए जो मुख्य रूप से अपनी एक सीरीज कर रहे हैं उसमें आज हम बिहार वन रिपोर्ट पर बात करेंगे। आपको पता होगा आपके प्रारंभिक परीक्षा में जो वन रिपोर्ट है इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं और आप देखेंगे जो ISFR 2023 का डेटा है वह रिलीज हो चुका है। 2025 में आया हुआ डेटा है यह। हाल ही में कुछ दिनों पहले जो है डेटा यह आया था और आशा करता हूं कि आप लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से रूबरू होंगे और वन रिपोर्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको आप ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। आप डैम श्योर रहिए कि आपके एग्जाम में वन रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे जनगणना से संबंधित प्रश्न हर साल पूछा जाता है, उसी प्रकार से वन रिपोर्ट से भी जो है आप देखेंगे प्रश्न पूछा ही गया है। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो समझना यह आवश्यक हो जाता है कि वन रिपोर्ट क्या होती है। भारत में वन और जो वृक्षावरण है दोस्तों, इसकी स्थिति बताने वाली जो आधिकारिक रिपोर्ट है वह मुख्य रूप से फॉरेस्ट्री सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि FSI के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट हर 2 वर्ष पर दोस्तों प्रकाशित होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्यों जो है महत्वपूर्ण है यह रिपोर्ट, क्यों जो है इसको जारी किया जाता है, सबसे प्रमुख बात यहाँ पर यही हो जाती है। तो दोस्तों, आपको पता होगा पर्यावरण संरक्षण अगर जो है हम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमारे पास अगर जो है आंकड़ा नहीं होगा तो हम कैसे उस पर काम कर पाएंगे। जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित जो जोखिम है उससे निपटने के लिए अगर हमें उपाय करना है तो स्वाभाविक सी बात है हमें डेटा पर जो है काम करना होगा, हमें डेटा के बारे में जानकारी चाहिए होती है। इसके अलावा अगर हम ग्रीन इंडिया मिशन की बात करें या CAMPA की बात करें या अन्य जो नीति निर्माण है मुख्य रूप से पर्यावरण के संदर्भ में, वन के संदर्भ में, तो अगर उस पर हम जो है केंद्रित रह रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं तो नो डाउट हमारे पास आंकड़ा होना बहुत जरूरी है और मुख्य रूप से यही सब कारण है जिसके कारण यह जो है रिपोर्ट जारी करी जाती है फॉरेस्ट्री सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह निकल कर आती है। आइए अब एक एक करके हम सभी पॉइंट्स पर चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। यहाँ बिहार का मैप है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस पर हम जो है अभी लौटेंगे फिर से जो है। अभी फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हाईलाइट पॉइंट है इसमें आपको वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो मॉडरेटरी डेंस फॉरेस्ट हैं, ओपन फॉरेस्ट हैं, जो स्क्रब झाड़ियाँ हैं, मुख्य रूप से यह सभी आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, यहाँ पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट्री रिपोर्ट की बात करें अगर हम जो है तो इसका जो नवीनतम जो संस्करण है वह 2023 का है। 2025 में जो है जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन रिपोर्ट जो है 2023 की है। सैटेलाइट इमेजरी प्लस फील्ड डेटा पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप सीधे आंसर कर सकते हैं कि सर सैटेलाइट इमेजरी है और फील्ड डेटा पर आधारित है यह रिपोर्ट, है ना। अब दोस्तों 2025 में फिर से जो है आकलन, फिर से आंकड़े जुटाए जाएंगे और यह रिपोर्ट कब आएगी तो 2027 में आएगी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से 2-2 वर्ष पर जो है आपको रिपोर्ट देखने को मिलती है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों मुख्य जानकारी क्या है, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है इसकी जानकारी यह देता है। इसके अलावा फॉरेस्ट कवर डेंस या ओपन जो क्षेत्र हैं उनकी जानकारी देता है। ट्री कवर जो है उसका जो है जानकारी देता है और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एनालिसिस है यह भी जो है यह प्रदान करता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ISFR जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट्री रिपोर्ट है दोस्तों, भारत की आप देखेंगे तो जो एविडेंस बेस्ड इन्वायरमेंटल प्लानिंग है इसका आधार माना जाता है। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। अब हम बिहार में जो अभिलिखित वन क्षेत्र हैं, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हैं, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। क्या होता है बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, सबसे पहले यह आप समझेंगे क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बिहार का कुल वनावरण है और जो अभिलिखित वन क्षेत्र है, इन दोनों वर्ड में आप जो है बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते। तो एग्जाम में कई बार अभिलिखित वन क्षेत्र पूछ लिया जाता है, कई बार कुल वनावरण पूछ लिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होकर आप ऑप्शन गलत करते हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार में अगर अभिलिखित वन क्षेत्र की बात करी जाए, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करी जाए, तो वह यह आंकड़ा है जो आधिकारिक रूप से आपको देखने को मिलता है, कागजों में देखने को मिलता है, वह है जो है। ठीक है, तो बिहार का कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 7442 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 7.90% है बिहार के। ठीक है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है किसके बारे में, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के संदर्भ में। दोस्तों, इसके वर्गीकरण की बात करें तो आरक्षित वन यहाँ पर 693 वर्ग किलोमीटर है, संरक्षित वन यहाँ पर 6183 वर्ग किलोमीटर है और अवर्गीकृत वन जो है 566 वर्ग किलोमीटर है। तो जो आरक्षित है, समझ पा रहे होंगे, जो संरक्षित है और जो अवर्गीकृत है जिसका वर्गीकरण नहीं किया गया है, वह कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर दो ऊपर के जो डाटा है, आरक्षित वन और संरक्षित वन, यह विशेष तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता पड़ती है।
बिहार का कुल वन आवरण पर अब चलते हैं हम जो है, जो फॉरेस्ट कवर है दोस्तों। तो फॉरेस्ट कवर के संदर्भ में ध्यान रखिएगा 7532.45 वर्ग किलोमीटर कुल वन आवरण देखने को मिलता है। भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8% यह है और वनावरण के प्रकार में अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अति सघन वन की जब बात करी जाए तो 387 वर्ग किलोमीटर जो है आपको देखने को मिलेगा। मध्यम सघन वन की बात करें तो 3284 जो है वर्ग किलोमीटर मिलेगा। तो आप देखेंगे मध्यम सघन वन के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट आप आंकड़े को ध्यान रखेंगे। खुले वन ओपन जो है फॉरेस्ट की बात करें तो 3861.24 वर्ग किलोमीटर है जो खुला वन है, ओपन जो है जो आपका फॉरेस्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वृक्षावरण और जो झाड़ी क्षेत्र है इससे संबंधित भी आपको डेटा जानने की आवश्यकता है। वृक्षावरण की बात करी जाए, ट्री कवर की बात करी जाए या उससे संबंधित आंकड़े पर प्रश्न पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा 2370.021 वर्ग किलोमीटर आपको वृक्षावरण एवं झाड़ी क्षेत्र मिलेगा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.51% आपको देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार अगर झाड़ी क्षेत्र, वृक्षावरण की मैं बात कर रहा, झाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें तो 260.80 वर्ग किलोमीटर है यह, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है झाड़ी क्षेत्र भी। मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एक इनसाइट कि यहां पर आप देखेंगे मैंने शामिल भी किया है कि ट्री कवर बढ़ाना अर्बन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री से संभव हो सकता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यह मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जिलावार जो वनावरण है इसमें सबसे अधिकतम जो वनावरण है और जो न्यूनतम वनावरण है उसको आपको देखने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि उसको भी सिस्टमेटिक तरीके से आपको देख लेना चाहिए। आइए उस पर चलते हैं। तो दोस्तों जिलावार वनावरण की बात करें तो अधिकतम वनावरण कैमूर में देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा तो 1025.68 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम वनावरण की बात करें तो शेखपुरा में 0.82 वर्ग किलोमीटर है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। अच्छा एक बार मैप पर चलें क्या, एक बार मैप पर चलते हैं तो यहां पर आप देखेंगे जो कैमूर है यहां पर आपको देखने को मिलता है जिसका सबसे अधिकतम जो है क्या है, अगर हम जिलावार वनावरण की बात करें तो अधिकतम वनावरण है। ओके, और इसके अलावा अगर शेखपुरा की बात करें तो सबसे कम जो वनावरण है वह शेखपुरा का है। आप इस मैप पे देखकर भी जो है अंदाजा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने जो है अगले स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं और भी डेटा को, है ना। तो यहां पर हमने बात कर लिया अधिकतम और न्यूनतम। रीजन यहां पर कारण के संदर्भ में देखें तो कैमूर अगर आप देखेंगे तो पठारी है, कम जनसंख्या है, और जो शेखपुरा है यह मैदान है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो नो डाउट जो कृषि प्रधान क्षेत्र होगा वहां पर वन कैसे होंगे, वहां पर तो खेती करी जाएगी। तो यह जो है आप ध्यान रखिएगा, जो रीजन है इसका कैमूर जो है पठारी क्षेत्र है, कम जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पर जो वनावरण है वह ज्यादा देखने को मिलता है। शेखपुरा की बात करें तो मैदानी क्षेत्र है यह, और यहाँ पर कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर खेती संभव है, खेती होती है, जिसके कारण यहाँ पर जो वनावरण है वह न्यूनतम देखने को मिलता है। ठीक है, यह भी स्पष्ट रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सघनता के आधार पर जिले की बात करें तो सर्वाधिक अति सघनता सघन वन वाले जो जिले हैं उसमें पश्चिमी चंपारण है। सर्वाधिक मध्यम वन की बात करें तो पश्चिमी चंपारण ही, और सर्वाधिक खुले वन की बात करें तो कैमूर है। ठीक है, यह भी आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो एग्जाम टिप के अनुसार अगर देखें तो वेस्ट चंपारण इज इक्वल टू हाई इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। आपको पता ही होगा कि जो वेस्ट चंपारण है वह आपके इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप जो टाइगर रिजर्व देख रहे हैं यहीं पर देख रहे हैं, और बाकी और इकोलॉजी के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका जो यह डिस्ट्रिक्ट है जो है वेस्ट चंपारण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुलनात्मक जिला डेटा पर बात करते हैं। जो शीर्ष 5 जिले हैं और जो अंतिम 5 जिले हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं और यह आपके न्यूनतम है। ठीक है, 5। तो कैमूर सबसे पीक पर है, सबसे हाई है 1025। अभी हमने इसके आंकड़े पर बात करी थी आपसे, है ना। तो इसको आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान रखिएगा। 1025.68 वर्ग किलोमीटर मैंने आपको बताया था, और न्यूनतम वनावरण में शेखपुरा बताया था। यह दोनों तो ध्यान ही होगा। 5 जो है शीर्ष में कैमूर के बाद पश्चिमी चंपारण देखने को मिलेगा, फिर जमुई, रोहतास और गया। ठीक है, अगर ये 5 ध्यान रखेंगे ऊपर से तो नो डाउट अगर प्रश्न जो है जो आपसे पूछा जाएगा इन्हीं में से पूछा जाएगा, चाहे पहला, दूसरा या तीसरा होगा। ठीक है, तो आप सही आंसर कर ले जाएंगे। इसके अलावा न्यूनतम जिले की बात करें तो शेखपुरा, अरवल और बक्सर, यह 3 बहुत ही प्रमुख है न्यूनतम के संदर्भ
अगर में ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिर्फ 0.82 जो स्क्वायर किलोमीटर है वह देखने को मिलता है, और अरवल में 4.02 स्क्वायर किलोमीटर, बक्सर में 6.01 स्क्वायर मीटर, और जहानाबाद में फिर ये है, और सिवान में यह आंकड़ा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो सिर्फ 5 जिले हैं और मुख्य रूप से जो न्यूनतम जो है वन क्षेत्र वाले जिले हैं 5, उनको जो है देख लिया है और उनको अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो निष्कर्ष और भविष्य की राह पर अगर हम देखें तो स्थिति स्टेटस क्या है, तो बिहार का वन क्षेत्र राष्ट्रीय औसत से कम देखने को मिलता है। कम जो वन आवरण है एक प्रमुख चिंता का विषय है। दोस्तों घने वनों की बात करें, डेंस फॉरेस्ट की बात करें, तो इसकी कमी और खुले वन की जो अधिकता है वह भी देखने को मिलती है। गुणवत्तापूर्ण जो वन आवरण है इसका अभाव देखने को मिलता है। समाधान सॉल्यूशन पर अगर हम जाएं जो है तो सामुदायिक वन प्रबंधन और जो गुणवत्ता सुधार है वह हमें करना पड़ेगा, और मुख्य रूप से इससे हम जो है अपने वनों को सुरक्षित रख सकते हैं। लोगों की जो भागीदारी होगी, जो पार्टिसिपेशन होगी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, और टिकाऊ प्रथाओं पर जो जोर होगा वह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसको आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट को जो है। दोस्तों बिहार में वन विस्तार से अधिक वन गुणवत्ता सुधार जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट है वह प्राथमिक आवश्यकता है, और यह भविष्य की नीति और कार्रवाइयों के लिए केंद्रीय विषय के रूप में देखा जा रहा है। सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुख्य रूप से वनों के संरक्षण को लेकर और साथ ही साथ जो है मुख्य रूप से वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा किन योजनाओं पर काम किया जा रहा है बिहार में, एक बार कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग सही आंसर कर पाते हैं कि नहीं, आपको जानकारी है या नहीं, या आपने कभी पढ़ा है या नहीं। ठीक है, अगर आपने आंसर किया तो ठीक है, नहीं किया तो आप यह भी आंसर करिएगा कि सर मुझे जानकारी नहीं है, तो फिर हम इससे संबंधित जो योजनाएं हैं उन पर भी बात कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए भी, और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए भी।